Greetings everyone, my name is Ruhi Gupta and today we are going to start a new chapter, Why Do We Fall Ill? So in your standard ninth, you must have read about so many chapters, and in biology we are going to cover this new topic as termed as Why Do We Fall Ill? सो इस चैप्टर में हम साइंटिफिक चीजें भी पढ़ेंगे दैट बीमार होने के क्या क्या कारण होते हैं, बीमारी कैसे कैसे फैलती है, बट उसके अलावा देर आर सर्टेन सोशल एस्पेक्ट्स एज वेल। हम सोशली जैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, हमारे आपस में इंटरेक्शंस कैसे हैं, हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, इन सब चीजों से भी हमारी बीमारी, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, व्हाई डू वी फॉल इल। इल का मतलब बीमार, राइट? तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, दिस इज द टॉपिक, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। हम कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोशली बात करेंगे, इंटरैक्टिवली बात करेंगे रादर देन साइंटिफिकली। साइंटिफिक टर्म्स भी सीखेंगे, साइंटिफिक रीजंस भी सीखेंगे, बट उसके अलावा ये सब भी सीखेंगे दैट ये सारी चीजें, हेल्थ, डिजीज, सोसाइटी, ये सारी चीजें आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। जो आपका ये टॉपिक है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ एंड डिजीज, ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी मतलब रिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। ठीक है, ये जो इशू है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दीज आर नॉट दैट इजी इफ वी थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सो व्हेन वी आर सेइंग कॉम्प्लेक्स, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज, कॉम्प्लेक्स इसलिए कि कुछ लोगों के लिए हेल्थ का मतलब कुछ और है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का मतलब कुछ और है, कुछ लोगों के लिए बीमारी का मतलब कुछ और है, कुछ लोगों के लिए बीमारी का मतलब कुछ और है। सो वाइल वी आर स्टडिंग, हमारे एफर्ट्स ये रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता लग जाए कि हेल्थ को स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करते हैं, सिमिलरली डिजीज को स्टैंडर्ड डिफिनेशन में कैसे डिफाइन करते हैं। बट हाँ, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो कुछ लोग इससे कुछ और समझते हैं और कुछ लोग कुछ और। ठीक है, सो वो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ, बट या दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जैसे जस्ट एक्सप्लेनिंग अ बेसिक एग्जांपल, हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग एन एग्जांपल। इफ अ म्यूजिशियन इज सेइंग दैट ही और शी इज नॉट हेल्दी, सो उसका मतलब ये हो सकता है कि उसका गला खराब है, या फिर उसकी लंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ऊंचे नोट्स नहीं गा पा रहा है ना, ऊंचा नहीं गा पा रहा, ऊंचे स्वर में नहीं गा पा रहा, तो उसके लिए वो भी बीमारी हो सकती है और उसकी वजह से वो अनहेल्दी महसूस कर रहा है। किसी के लिए, जैसे हमारे केस में, इफ समबडी डजंट सिंग, कोई गाना नहीं गाता है, एंड देन वो गाने की कोशिश कर रहा है और ऊंचा तक नहीं गा पाया, तो उसके हिसाब से वो बीमारी थोड़ी है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, उस गाना नहीं आता है तो इस चक्कर में वो ऊंचा नहीं गा पा रहा है। सो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप किस चीज को डिजीज कंसीडर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। बट जस्ट बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है। सो ऐसे केस में वी नीड टू डिफाइन सर्टेन स्टैंडर्ड्स, हमें अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है? एक बार, एक लिमिट, या जिसको भी आप जिस सेंस में बोलना चाहें, कि अब आपके सामने एक डेफिनेशन रख दी गई, उस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड से एक टोटल मीनिंग बन रहा है। अगर आपकी कही हुई बात उस वर्ड्स, उस मीनिंग, उस सेंटेंस के हिसाब से सही बैठ रही है, देन यू आर ऑल्सो डिफाइनिंग इट राइट। बट हाँ, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोल दी। जैसे स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करती हूँ, एक और चीज बताती हूँ उसके बेसिस पे, दैट आपको ये पता है कि अगर हम अपना वजन तोलते हैं तो हम क्या बताते हैं कि कितना वजन है हमारा। किसी अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारा कितना वजन है, सो विल टेल इट लाइक 50 kgs। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे 60 kgs, जितना भी वजन है हम उतना बताते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे केजी क्यों बोलते हैं, हम ग्राम में क्यों नहीं बताते? या फिर हम यूएसए के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉल्ड एज पाउंड, हम पाउंड में क्यों नहीं बताते? क्योंकि हर चीज थोड़ी सी ऑर्डरली मैनर में रहे, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से रहे। अब जैसे बात आई, हम आम वाले के पास जाते हैं, आम वाले से बोलते हैं 1 किलो आम दे दो। अगर हम उससे जाके बोले 1 पाउंड आम दे दो, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में केजी का स्टैंडर्ड चलता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, कि हम एक पर्टिकुलर अपने लिए डिफाइन कर लेंगे कि हम चीजें इस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है, सो इंडिया में मास का स्टैंडर्ड केजी में चलता है। ठीक है, ओके, सो मास का स्टैंडर्ड, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के मास को नापना है तो हम केजी में बात करते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, वैसे एग्जैक्टली हम ग्राम में बात करते हैं, बट हाँ, मैं अभी आपको एग्जांपल मैंने आम का दिया था इसलिए मैंने केजी का बताया, बट हाँ, स्टैंडर्ड के डिपेंड करता है कि हम किस वाले में बात करेंगे। ठीक है, सो
स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, इस पे नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो लंबा इलेबोरेट खुल जाएगा एंड फिजिक्स में कवर करते हैं उसको हम बाद में। बट हाँ, फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, एक ऑर्डर में डिफाइन हो और सबको समझ में आए, इस वजह से हम एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं, जैसे उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में हम सारे के सारे इंडिया में हिंदी को हमारी सबसे स्टैंडर्ड भाषा मानते हैं, क्योंकि ये एक इकलौती लैंग्वेज है जो दुनिया के, मतलब सॉरी, इंडिया के मेजर स्टेट्स में बोली जाती है एंड लोगों को समझ में भी आती है। सो दैट इज वाई दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड। सो दिस इज इट। इसी तरीके से हमें अपने डिजीज और हेल्थ जैसे इश्यूज को भी डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े एंड सबको सब कुछ समझ में आए जिस भी सेंस में हम कह रहे हैं। ओके, इस तरीके से बात करते हैं। सो या दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि हमने बताया था हेल्थ और डिजीज एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ऑलरेडी हमको ये चीज पता है कि हेल्थ आपके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है हमें वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है आपके हिसाब से कुछ और है तो वही चलेगा। इट्स ऑल डिपेंड कि हम स्टैंडर्ड को क्या लेके चलते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आस्क अबाउट दिस कि डिजीजेस कैसे होती हैं, बीमारियां कैसे होती हैं, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वी गॉट एन ओवरव्यू, हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, डिजीज क्यों होती है, डिजीज से कैसे बच सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर चैप्टर। शुरू करते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि कैसे कैसे हमारी बॉडी बनी हुई है। सबसे पहले दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी एंड इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट आपकी बॉडी के अंदर कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट, सबसे छोटी कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड एज द सेल। आपकी बॉडी में सबसे छोटी बायोलॉजी की यूनिट जो है वो प्रेजेंट है, वो है सेल। आपकी बॉडी सबसे छोटेली, मतलब सबसे छोटे से सेल से बनी हुई है। अब सेल जो है वो भी बहुत सारी चीजों से बने हुए होते हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारा सामान होता है जिससे सेल बनता है। तो सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सो सेल के अंदर प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलते हैं जिनको लिपिड भी बोल सकते हैं। एंड इसी तरीके से, क्योंकि एक सेल है, जैसे ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, उसके अलावा उसके अंदर और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इस सेल के अंदर, इस एक ही सेल के अंदर प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके न्यूक्लिक एसिड भी हैं, न्यूक्लिक एसिड या फिर जिससे आपका जेनेटिक मटेरियल बनता है, डीएनए जिससे बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिपिड्स भी हैं, लिपिड्स को हम फैट्स भी लिख सकते हैं। सो ये एक सेल के अंदर आपका इतना सारा सामान प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इससे आपको ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी कि आपके खाने के अंदर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी आपका बॉडी के अंदर ये ऐसे सेल्स जो है वो हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि सेल्स को तो सब कुछ चाहिए। सेल्स को ये सारे कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। सो ओवरऑल सेल जो है एक डायनेमिक एरिया है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? अगेन, ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। दो टर्म्स होती हैं, एक कहते हैं डायनेमिक और एक को कहते हैं स्टेशनरी। ठीक है, सो स्टेशनरी जो ठहरा हुआ हो, और डायनेमिक जिसमें लगातार हलचल है। ठीक है, हलचल है, चेंजेस हैं, बदलाव आ रहे हैं जिसके अंदर, उसे बोलते हैं डायनेमिक। सो सेल के अंदर ये जो मैंने कंपोनेंट्स बताए ना, ये कंपोनेंट्स लगातार काम करते रहते हैं आपके लिए एनर्जी बनाने के लिए। इस सेल को जो है एनर्जी बनानी है, अपना काम चलाना है, अदरवाइज मर जाएगा थोड़े टाइम बाद। वैसे भी मतलब ओवर द टाइम रिन्यू होते रहते हैं सेल, लेकिन जितने टाइम भी जीना है उतने टाइम काम तो करना है, उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो ये लगातार काम करते हैं और एनर्जी बनाते रहते हैं, डायनेमिक रहते हैं, खाने में खाना भी बनाते हैं, वेस्ट भी जनरेट करते हैं। सो एक ही टाइम पे बहुत से काम कर रहे हैं। इसी वजह से आपके सेल्स को डायनेमिक इन नेचर बोला जाता है, ना कि स्टेशनरी। स्टेशनरी नहीं है, आराम से नहीं बैठे रहते, काम करते हैं। सो समथिंग और द अदर, एज यू कैन रीड हियर, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड अ सेल। कुछ ना कुछ तो हमेशा सेल के अंदर होता ही रहता है, कभी आपका सेल खाली नहीं बैठता। वंस इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग देन इट इज सपोज टू बी डेड। बहुत सी रिएक्शंस होती रहती हैं, रिपेयर होता रहता है सेल के अंदर, कुछ कुछ खराब हो रहा है तो उसको लगातार ठीक भी करना होता है। ठीक है, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं, और इसी तरीके से बहुत सी एक्टिविटीज होती रहती है। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे सोचा जाए, अगर आप अपने हिसाब से सोचें, तो जैसे मैं आपको लिए यहाँ पे एक डायग्राम ही बनाती हूँ दोबारा से।
आई मेक दीज डायग्राम जस्ट टू इंक्रीज योर मेमोरी रिगार्डिंग दिस स्टफ. अब हर चीज इतना ज्यादा याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, बट हमारे केस में मतलब दिस इज एस्टैब्लिश फैक्ट इन केस ऑफ ह्यूमंस कि ह्यूमंस में विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है. अगर आप कोई चीज आंख से देख लेते हैं ना तो वो ज्यादा याद रह जाती है. सो इसी वजह से हम इतनी फोटोज और इतने डायग्राम्स बनाते हैं. एग्जैक्टली एकदम कॉपी तो नहीं बनते एक्चुअल डायग्राम के, बट हाँ जितना भी बनता है वो सिर्फ इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको याद रहे चीजें. ठीक है. सो अगर आपको याद है तो वी कंसीडर दिस एज अ ह्यूमन. ये आपका, आप अपने बॉडी को मान लीजिए या फिर कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है ये. इसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ब्रेन. व्हाट वर्क डज दिस डू? ब्रेन के जो सेल्स हैं लगातार थिंकिंग और कॉग्निशन के प्रोसेस में लगे हुए हैं. कॉग्निशन मतलब थिंकिंग ओनली, राइट. डिफाइंड मैनर में थिंकिंग करना इज कॉग्निशन. सो आपका ब्रेन लगातार इस चीजों में लगा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा मेन मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे फिर डिटेल में जाएंगे. यहाँ पे ब्रेन आ गया. ब्रेन के बाद देयर यू हैव अ हार्ट. ठीक है. ये हार्ट क्या कर रहा है? लगातार यहाँ प्रेजेंट है. और क्या कर रहा है ये? ब्लड पंपिंग. आपके ब्लड को लगातार पंप करता है अलग अलग डायरेक्शन में. अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, अपने ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेके घूम रहा होता है. न्यूट्रिएंट्स दे देता है, वेस्ट ले आता है. सो ब्लड, हार्ट आपका लगातार ये काम कर रहा है. देन आपके यहीं से थ्रोट से डिवीजन जाता है. एंड दो तरफ डिवीजन होने के बाद आपकी तरफ से एक लंग और दूसरी लंग. ठीक है. ये लंग क्या कर रही होती है? आपको लगातार रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. So this is another activity that this guy is doing, like this human is doing. ठीक है. आपके lungs लगातार इस काम को कर रहे होते हैं. ओके. इसके बाद लगातार यहाँ पे एक और एरिया है, स्टमक. स्टमक किसमें हेल्प कर रहा है? लगातार डाइजेशन में. ठीक है. इसके अलावा आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है. एंड आपके पास यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं. किडनीज किस काम आती हैं? एक्सक्रीशन के, वेस्ट रिमूवल के. ठीक है. सो दिस इज अगेन अनदर वर्क. तो ये एक और काम हो गया जो आपकी बॉडी में हो रहा है. ये तो मैंने मेजर ऑर्गन्स के नाम बताए हैं. अभी आपकी आईज भी आती हैं, नोज भी आता है, आपके टीथ भी आते हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स और भी डिस्कस कर सकते हैं. आपके नॉर्मल लोकोमोशन के लिए फिंगर्स आती हैं, पैरों से आप चलते हैं. सो आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने सारे काम हो रहे हैं. विच इज वाई वी कॉल्ड कि एक सेल जो है इट्स अ डायनेमिक एंटाइटी. डायनेमिक इन नेचर मतलब लगातार कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं हो रहा है. सो इट्स अ डायनेमिक एंटाइटी. लगातार, इट्स नेवर स्टेशनरी. इट्स डूइंग वन और द अदर थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. Okay, so yeah, similar things that the heart is beating, lungs are breathing, kidney is filtering urine, brain is thinking. Kidney obviously excretion में help करती है ना, तो आपकी यूरिन के अंदर से भी अगर कोई चीज ऐसी होती है जो काम आ सकती है बॉडी के, उसे भी फिल्टर करके वापस ले लेती है. तो आपकी यूरिन फिल्ट्रेशन भी किडनी हेल्प कराती है. ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड. ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है इंटरकनेक्टेड रहती है एक दूसरे से. मतलब ये जो डाइजेशन है वो इंटरकनेक्टेड है, आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन की थिंकिंग है वो इंटरकनेक्टेड है. ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. कैसे? एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मान लीजिए किडनी ने यूरिन फिल्टर करना बंद कर दिया. किडनी अब यूरिन के अंदर से कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर रही आपकी बॉडी में, और जो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है. हमने अभी तक वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, बट या बेसिक मैं आपको ऑलरेडी वैसे ही बता देती हूँ. जो आपकी किडनी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक फॉर योर एक्सक्रीशन. आपकी बॉडी से यूरिन और यूरिया निकलता है, ये आपकी किडनी करवाती है. ठीक है. सो किडनी अगर ये काम करना बंद कर दे, एक्सक्रीशन वाला काम बिगाड़ दे, तो क्या होगा? और एक्सक्रीशन की जरूरत क्या होती है आप इस तरीके से समझिए. आपकी बॉडी में आप इतना सारा सब्सटेंस इनहेल कर रहे हैं, नाक से हवा जा रही है, मुंह से खाना जाता है, ठीक है, कान से भी बहुत सारी चीजें अंदर चली जाती हैं. सो आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें मूव कर रही हैं, उनमें से कुछ तो काम की हैं ऑब्वियसली, और कुछ चीजें बिल्कुल काम की नहीं है. आपके खाने में भी सारी सारी चीजें आपके शरीर को नहीं लगती, उनमें से भी कुछ चीजें हैं जो शरीर को लगने की कोई जरूरत नहीं है. सो दैट इज द वेस्ट सब्सटेंस. आपकी किडनी का काम इसी वेस्ट को बाहर निकालना है. अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर दे तो ये वेस्ट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. सो
अगर ये वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बाकी ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इस वेस्ट के एक्यूमुलेशन से आपका ब्लड जो है वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाएगा, एंड ब्लड की वजह से ही सारे न्यूट्रिएंट सारी बॉडी में जाते हैं। आपका ब्लड अनहेल्दी होने लग गया तो आपका ब्रेन तक जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, जितना हेल्दी ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, आपका ब्रेन भी बढ़िया से काम नहीं करेगा। सो एवरी ऑर्गन माइट फेल अगर एक्सक्रीशन फेल हो गया। आपने सुना भी होगा जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती वो डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में यही होता है कि आपका सारा खून साफ रखते हैं और प्रॉपर काम होता रहता है, आपकी फिल्ट्रेशन होती रहती है। अब अगर आपकी किडनी काम ही नहीं कर पा रही तो फिल्ट्रेशन रुक जाता है, तो बॉडी का सारा ब्लड निकाल के एक मशीन से नया ब्लड भरा जाता है एकदम फ्रेश। सो डायलिसिस इसे कहते हैं। सो डायलिसिस का प्रोसेस कठिन है, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को ये परेशानी है, और बहुत लोग लगातार हफ्ते में एक एक दो दो तीन तीन बार डायलिसिस करवाते हैं, एंड इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस। सो या दैट्स व्हाई एवरीवन शुड ट्राई टू स्टे हेल्दी। बाकी अनफॉर्चुनेटली तो किसी ने कोई सिनेरियो देखा नहीं है, वी कैन नॉट सी द फ्यूचर, बट स्टे हेल्दी जस्ट बिकॉज बीमारी आर नेवर नाइस। नेवर टेक योर बॉडी लाइटली। शरीर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और बी ऑलवेज फॉर्चुनेट कि आपका अच्छे से काम कर रहा है, आप आराम से सो पाते हैं, आप आराम से उठ रहे हैं, आराम से खेल पा रहे हैं, सब कुछ हो पा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो लाइक बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर ऑल दिस। सो जैसे मैंने बताया आपको कि उस केस में ये चीजें अगर कायदे से काम नहीं करेंगी सो आपका बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बाकी सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। सो पूरा का पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। And as you can read on the screen, for all these interconnected activities, energy and raw material is required. Obviously, ये सारे के सारे जो काम है वो तब तक हो ही नहीं पाएंगे जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी चाहिए ना ये सारे काम कराने के लिए, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सारे काम कराने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी अब आए कहाँ से, राइट? ये एनर्जी को कहाँ से लाया जाए? ये एनर्जी खाने से मिलती है हमें। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल अबाउट डाइट। सो फूड खाने से आपको वो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से आप सारे की सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, राइट? फूड इज अ नेसेसिटी। इट इज अ नेसेसिटी फॉर ऑल द सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शंस। आपकी बॉडी में जितने भी सेल हैं, जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबकी फंक्शनिंग के लिए आपको खाना जरूर जरूर चाहिए, ठीक है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से आपके सेल्स फंक्शन ना कर पाए, जिसके भी वजह से, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, एनी एक्सटर्नल एजेंट होगा, अगर बाहर से कोई एजेंट आया तो उसे हम स्टिमुलस बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस मतलब जिसकी वजह से कोई चीज हो रही है, ठीक है। सो अगर जिस भी वजह से आपके सेल और टिश्यू अच्छे से काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से आपकी बॉडी फंक्शनिंग खराब होने लगती है। आपके सेल्स आपके टिश्यूज को एनर्जी चाहिए, आपके सेल्स आपके टिश्यूज को एनर्जी चाहिए जो आपको खाना देता है, ठीक है। बाहर से अब कोई स्टिमुलस आया, बाहर से आया या फिर अंदर से भी कोई रीजन से आया, आपके सेल पे इफेक्ट करना शुरू हो गया, तो उसके बाद आपकी बॉडी फंक्शनिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी बढ़िया से फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर चैप्टर। हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे थे वो हमने यहीं से शुरू कर लिया कि हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज कैसे होती है ये पढ़ेंगे, कैसे रुकती है ये पढ़ेंगे, एंड देन हमारी बॉडी में डिजीज हो रही है वो एग्जैक्टली द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी में इतने डायनेमिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, बाहर से खाना खाते हैं, एंड खाने में सारे के सारे कंपोनेंट्स रखने की कोशिश करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, सारे फैक्टर्स को लेके चलिए। इसी वजह से फिर फाइनल ग्रोथ होती है बॉडी की। एंड अगर जरा सा भी फंक्शनिंग हैम्पर हुई सेल या टिश्यू की तो बॉडी में फर्क आने लगता है, डिजीज आने लगती है, परेशानी आने लगती है। Now we are going to talk about the next topic called as health and its failure. ठीक है, हेल्थ और हेल्थ का खराब होना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन वन गो, ठीक है। हमने हेल्थ वर्ड तो बहुत बार सुना है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब वी डोंट हैव हर्ड अबाउट दिस टॉपिक कि हेल्थ, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ अच्छी है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म सो मेनी लाइक रिसेंटली। वी यूज इट आवरसेल्व्स एज वेल। हम अपने लिए भी, हम अपने साथ भी अपने लिए वाला टर्म्स काफी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर ये टर्म बोली, आपने ये लाइनें सुनी होंगी कई बार कि जैसे मेरी दादी की तबीयत सही नहीं है, ऐसे बोल दिया, ठीक है। हमारी टीचर्स यूज करती हैं जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं और पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे,
और गलत एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं क्लास में, तो टीचर्स ये कह देती हैं कि दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। ठीक है, तो आपने हेल्थ टर्म अलग अलग तरीके से सुना हुआ है। दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड आपके टीचर ने कह दिया। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने बोला मेरी दादी जी बीमार है, तो आपने ये एक तरीके से हेल्थ बोल दिया दैट माय ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट नाइस। ठीक है, सो हेल्थ यूज करने के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे हेल्दी एटीट्यूड बोला गया और वहां पे बीमार से बोला गया, शरीर के हिसाब से बोला गया। सो एग्जैक्टली हेल्थ टर्म का मतलब क्या होता है, दिस इज अ क्वेश्चन कि हेल्थ एग्जैक्टली क्या मीन करती है। ठीक है, एक जनरल कंटेक्स्ट में बोले कि हेल्थ क्या होता है, एक जनरली बात करते में बोले, सो जनरल हेल्थ का मतलब होता है बीइंग वेल। ठीक है, अगर आप कहते हो कि दैट यू आर हेल्दी, सो यू जस्ट मीन दैट यू आर वेल, यू आर गुड। ओके, वी कैन थिंक ऑफ वेलबींग अगेन। अब हम वेलबींग के बारे में बात करें तो हर किसी के वेलबींग को भी समझने का अलग अलग तरीका होता है। हम सोचते हैं वेलबींग का मतलब इस सेंस में कि हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इफेक्टिव फंक्शनिंग है हमारी। ठीक है, अब जैसे मेरी दादी के हिसाब से वेलबींग का मतलब अलग हो सकता है। मेरी दादी के हिसाब से मतलब है कि हो सकता है पड़ोसियों से मिल पाना, मार्केट जा पाना, इनमें से कोई भी चीज अगर वो अपने शरीर की वजह से नहीं कर पा रही है तो वो बोलेंगे वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो उनके हिसाब से हेल्दी या फिर वेल का मतलब ये हुआ कि वो ये सारे काम कर पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे उनमें से कुछ भी वो नहीं कर पा रही तो वो बोलेंगी मतलब हर हेल्थ इज नॉट नाइस, या फिर ये बोलेंगे कि शी इज हैविंग पुअर हेल्थ। ठीक है, सो दादी के अकॉर्डिंग तो ये हिसाब कॉन्टेक्स्ट बना हेल्थ का। इसी तरीके से ये सेम चीज जब हम अपने नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में डालें तो हो सकता है हमारे हिसाब से हेल्थ का मतलब अलग है। अब एक बच्चे से पूछ लो और किसी वजह से उसको पैर में दर्द हो रहा है एंड देन वो खेलने नहीं जा पा रहा, तो वो बोल सकता है कि मैं हेल्दी नहीं महसूस कर रहा। ठीक है, सो एवरीबडी हैज देयर ओन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ओवरऑल अब जब हमने टीचर के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि वेलबींग नहीं है, टीचर बोल रही है कि इट्स नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, जब बच्चे गॉसिप कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, एंड टीचर इसको सेंस में समझ पा रही है, तो उस समय पे हेल्थ एटीट्यूड इस सेंस में बोला जा रहा है दैट यू आर नॉट हैविंग अ हेल्दी एटीट्यूड। हालांकि वी आर इंटरेस्टेड इन द अपोजिट पोर्शन। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन द अपोजिट सेक्शन। तो टीचर के अकॉर्डिंग अगर क्लास में ध्यान दे रहे हैं तो हेल्दी एटीट्यूड है, और अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहे तो हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। सो मैंने बताया ना कि हेल्थ जो है एक कंटेक्चुअल टॉपिक है, मतलब हर किसी के हिसाब से हेल्थ का अलग मतलब है, बट एट द सेम टाइम हमें हेल्थ कायदे से एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेफिनेशन से डिफाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज वी कैन नॉट गो बाय नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल्स, वी हैव टू डिफाइन इट प्रॉपरली। Therefore, we have defined it, and standardly health को define करने के लिए एक standard definition जो बोलते हैं वो that is this, we can read it together, that health is a state of being well enough to function physically, mentally and socially. Physically, mentally and socially, अगर आप इन तीनों एस्पेक्ट से हेल्दी महसूस कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप फिजिकली भी फिट हैं, आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं है जिसकी वजह से आप काम ना कर पाए, आप अपनी खेल कूद ना कर पाए, आप इधर उधर जा ना पाए, फिजिकली आप ठीक है, मेंटली आप ठीक है, आप मन से परेशान नहीं है। देर आर सो मेनी टाइम्स, आज के टाइम पे तो कंपेरेटिवली इन चीजों पे और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, दैट डिप्रेशन इज अ प्रॉब्लम। जैसे बुखार होता है तो किसी कोई पूछता है कि क्या हो रखा है, तो हम आराम से बता देते हैं कि मुझे बुखार हो रखा है। बट सिमिलरली अगर मेरा मन सही नहीं है जिसकी वजह से मेरा कोई काम करने का मन नहीं हो रहा, तो हम वो बताने से छुपाते हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां बताने से हम छुपाते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें थोड़ा गलत सिखा चुकी है। वी हैव सीन द सेम इन द सोसाइटी, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग दिमाग की परेशानियां पागल से रिलेटेड कर देते हैं। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल क्रैप। मेंटल परेशानियां होना भी इज एज नॉर्मल एज फिजिकल परेशानियां होना। बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर राइज कर गया तो बता देते हैं ना कि बुखार है। तो सिमिलरली मेंटल परेशानी अगर हो रही है कि डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये काम करने की इच्छा नहीं हो पा रही, रात को सो रहे हैं तो बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस करना इज नॉर्मल। लाइफ में प्रेशर आना, लाइफ में चैलेंजेस आना इज नॉर्मल, हर किसी की लाइफ में आते हैं। बट इतना आना कि हैम्पर होने लग रही है बॉडी, बॉडी नहीं रिस्पॉन्स कर पा रही, एंजाइटी हो रही है, डील नहीं कर पा रहे, दैट इज ऑल डिफरेंट। सो उस चीज को भी देखना इज अनदर थिंग। सो सोशली, सॉरी, फिजिकली और मेंटली दोनों रीजन से आप हेल्दी होने चाहिए। एंड सोशली देर आर टाइम्स दैट यू वांट टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, आप लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते, उसका भी कारण है, देर इज अ रीजन ऑलवेज बिहाइंड इट। सो यू शुड ऑलवेज इंस्पेक्ट, अगर लग रहा है कि कोई परेशानी है तो किसी से बात करिए, दोस्त से बात करिए, घर वालों से बात करिए, किसी और से नहीं बात करने की इच्छा है किसी नए इंसान से बात करके देखिए एंड पूछ के देखिए। एंड एट द सेम टाइम बेस्ट पार्ट, दोस्त नहीं समझ पा रहे, घर वाले नहीं समझ पा रहे, दैट्स ओके।
आपके पास आज के टाइम पे डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डील विद सच इश्यूज ओनली। आपको सोशल एंजाइटी होती है, आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो ऐसे भी डॉक्टर्स आते हैं जो आपसे सिर्फ इसी रिगार्डिंग बात करेंगे एंड आपको इन्हीं लेवल पे ट्रीट भी करेंगे। सो यू शुड कंसल्ट सच डॉक्टर्स। अगर कोई नहीं सुन रहा तो वो डॉक्टर जरूर सुनेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी हैव डिफाइंड इट। आज की क्लास में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ा जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, this is the standard definition of health, that it is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay, so this is the standard definition that can be used in exams. We are done. We have just started the chapter. If you have any doubts, I would be really willing to answer them. And yeah, we are going to continue this further. I hope you have a good day. Thank you.